नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहे एक तनाव की खबर से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद से जुड़ा विवाद अब यूपी पहुंच गया है। यूपी के एक हिंदुवादी संगठन ने नई बाबरी मस्जिद को गिराने का ऐलान किया है और इसी संगठन ने लखनऊ में कई जगह पर पोस्टर्स लगाए हैं। तमाम चौराहों पर ऐसे पोस्टर नजर आ रहे हैं जिसमें 10 फरवरी की तारीख तय की गई है मुर्शिदाबाद कूच के लिए। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सियासी गलियारों और मौजूदा माहौल में बाबरी मुद्दे को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और यूपी की राजधानी लखनऊ के बीच की दूरी 976 किलोमीटर है। इन दोनों शहरों की दूरी भले ही इतनी है, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच विवाद का एक ही केंद्र है जिसका नाम है नई बाबरी। इस नई बाबरी को लेकर लखनऊ के सबसे व्यस्त चौराहों पर अचानक ऐसे पोस्टर लग चुके हैं जिन्हें देखकर किसी नए और बड़े विवाद की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लखनऊ का 1090 चौराहा, हजरतगंज और अंबेडकर चौराहे पर लगाए गए इन पोस्टरों में 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद कूच की अपील दिखाई दे रही है। इन पोस्टरों में शामिल तीखे संदेश और कुछ नेताओं की तस्वीरों ने पूरे मुद्दे को और भड़का दिया है। इन पोस्टरों को विश्व हिंदू रक्षा परिषद से जोड़ा जा रहा है और ये रातों रात कई इलाकों में दिखने लगे। बंगाल चुनावों से पहले लखनऊ के 1090 चौराहे पर पोस्टर लगाए गए हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर है जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लगाया है। बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर ये पोस्टर है। लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये राजनीतिक नारा, बटोगे तो कटोगे, उसका जिक्र है। और लिखा गया है, हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का आर पार। दरअसल ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ, जहां नई बाबरी मस्जिद के निर्माण का आगाज हुआ था, जिसकी नींव दिसंबर में रखी गई थी। और अब दावा किया जा रहा है कि 11 फरवरी से दोबारा से मस्जिद का निर्माण शुरू होने वाला है। ये वही बाबरी है जिसका निर्माण पूरी बंगाल के सियासी माहौल को धधका रहा है। इस बाबरी के कर्ता धर्ता हैं टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर। ये वही हुमायूं कबीर हैं जो बीते लंबे समय से तथाकथित बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर सुर्खियों में बने हैं। और अब इसी नई बाबरी का विवाद उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। आज उसी के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस का एक विधायक हुमायूं कबीर, जो फिर से 11 तारीख को उसने नींव रखने की बात किया है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जितने सनातनी भाई हैं देश में, आज वहां पर हम सभी लोग तैयारी कर लें कि हम लोग 10 तारीख को निकलें और वहां 11 तारीख को सुबह उसका प्रदर्शन करें। इधर लखनऊ में लगे ये पोस्टर वायरल हुए तो सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया और प्रशासन एक्शन में नजर आने लगा। इस पूरे मामले में लखनऊ पुलिस अब अलर्ट मोड में है और सवाल वही है कि आखिर किसने ये पोस्टर लगाए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के बयान पर हुमायूं कबीर ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। एनडीटीवी से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि जिसको आना है आने दीजिए, हमारे लोग भी तैयार हैं। यहाँ का तो प्रशासन है, पुलिस वाला है, मेरा सारे लोग हैं। वो क्या आके कुछ करने चाहिए तो करके दिखाइए। मैं तैयार हूँ उनको फेस करने का, उनको मुकाबला करने का। इनको साथ मेरा मस्जिद कोई तरने आएगी उनको रोकने का मैं तैयार हूँ। कब लगाए, किस संस्था ने इन्हें प्रिंट कराया, इन तमाम सवालों की जांच जारी है। ऐसे में अब नजरें टिकी हैं 10 फरवरी और 11 फरवरी पर। एक दिन मुर्शिदाबाद कूच की अपील, दूसरे दिन बाबरी के दोबारा निर्माण की तारीख। पश्चिम बंगाल का तो पता नहीं, लेकिन यूपी पुलिस की सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता में हैं और माहौल पर पैनी निगाह रख रही हैं। आने वाले 2 दिन तय करेंगे कि यह विवाद सिर्फ पोस्टरों तक सीमित रहेगा या एक बड़ा राजनीतिक मोड़ लेगा। लखनऊ से अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद का सीधे कनेक्शन जुड़ रहा है यूपी से, और इधर यूपी से एक और खबर आ रही है बजट सत्र से जुड़ी हुई। कल से उत्तर प्रदेश में
विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत है और इससे पहले ही मुख्यमंत्री ने आज की सर्वदलीय बैठक की है। 11 फरवरी को ये बजट पेश होगा उत्तर प्रदेश का। इस बार 9 लाख करोड़ के बजट की उम्मीद है। कल से यूपी विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जिससे पहले आज मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक की है। और अब एक बार फिर से लौटते हैं बाबरी मस्जिद मुद्दे पर। बाबरी मस्जिद को जिंदा करने की कोशिश वाले एक और मौलाना से आपको मिलवाते हैं। पिछले कई दिनों से ये अपने बयानों से सुर्खियों में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा के हैं मौलाना जर्जिस अंसारी। बाबरी मस्जिद पर इनका दिया हुआ एक पुराना बयान इस वक्त वायरल हो रहा है, जिस पर एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। बाबरी मस्जिद पर मौलाना जर्जिस के बयान पर साधु संतों ने ऐतराज जताया है। बयान से एक आग उठी है, जिससे ध्रुवीकरण, सुरक्षा और पहचान की बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। एक विदेशी आक्रांता के लिए तुम इतना उत्सुक क्यों? अवैध मदरसों पर एक्शन, मौलाना जर्जिस को टेंशन। बाबरी पर विवादित बयान, फिर छिड़ा नया संग्राम। मौलाना जर्जिस वर्सेस राजू दास, बाबरी जिंदा करने का प्रयास। अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले यूपी के मौलाना जर्जिस अंसारी एक बार फिर से अपने पुराने वीडियो को लेकर विवादों में आ गए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर मौलाना अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मौलाना जर्जिस अंसारी ने दावा किया है कि राम मंदिर आज भी बाबरी मस्जिद है और कयामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगा। अरे बाबरी मस्जिद तो वो इसलिए कहलाती थी क्योंकि उसको बाबर ने बनवाया था और वो अब तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई, खत्म कर दिया गया। लेकिन हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। मौलाना जर्जिस अंसारी के इस बयान पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने आपत्ति जताते हुए विवादित बयान दे डाला। महंत राजू दास ने इस बयान को अत्यंत निंदनीय, धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश वाला बताया। कोई मौलाना है जर्जिस अंसारी जिसने कहा है कि हम बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे। मेरा उनसे सवाल है, क्या भारत में हिंदू हाथ में चूड़ी पहन लिया है क्या? एक विदेशी आक्रांता के लिए तुम इतना उत्सुक क्यों हो? हालांकि मौलाना जर्जिस अंसारी अपने एक और बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने यूपी के हालात पर चिंता जताते हुए मुस्लिमों से अपील की है कि वो यूपी की जगह पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वहां उनके हिसाब की सरकार है जो मुस्लिमों का खास ख्याल रख रही है। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं? उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप? ये आपको सोचना है। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी अगर मिल सकती है तो बंगाल में मिल सकती है, कहीं इसको नजर न लग जाए। सोचिए, पश्चिम बंगाल में अब से ठीक 2 महीने बाद चुनाव है और बीजेपी लगातार ममता सरकार पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा रही है। ऐसे में मौलाना जर्जिस का ये बयान टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। हालांकि यूपी में भी 2027 में चुनाव है, लिहाजा यूपी के हालात और मुस्लिमों की स्थिति को लेकर मौलाना जर्जिस का ये बयान समाजवादी पार्टी के लिए सीएम योगी पर निशाना साधने का हथियार भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह की, जो मुंबई में चल रहा है। आरएसएस के इस आयोजन में बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारों ने शिरकत की है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है सलमान खान की। सलमान खान के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने सवाल उठाए और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा।
सलमान खान, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, प्रसून जोशी और सुभाष घई, बॉलीवुड के ये तमाम दिग्गज एक मंच पर जुटे। ये मंच था आरएसएस का और मंच पर मौजूद थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को बाकायदा न्योता जा रहा है ताकि वो आए और समझें कि वास्तव में आरएसएस को क्यों सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है और आरएसएस की समाज को लेकर क्या सोच है। लेकिन आरएसएस के मंच पर बॉलीवुड की हस्तियों की, खासतौर से सलमान खान की मौजूदगी पर सियासत भड़क उठी है। उद्धव ठाकरे के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सलमान खान को लेकर सवाल दाग दिए। संजय राउत ने कह दिया कि आरएसएस ने सलमान को क्या दिखाने के लिए बुलाया था। तो देश के सभी मुसलमानों को संघ में प्रवेश या स्वीकृति आप देने जा रहे हो तो आप जाहिर करिए। कैसे पे दिखावा है? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री, आपके गृहमंत्री, आपके मुख्यमंत्री दर दिन हिंदू मुसलमान एक द्वेषपूर्ण भाषा में पूरा देश को माहौल बिगाड़ रहे थे। और आपने कल सलमान खान को बुलाकर देश को क्या दिखाया? संघ ने क्या दिखाया? ये संघ में मुसलमानों का स्वागत है। अगर मुसलमानों का स्वागत है तो मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। फिर ये देश में हिंदू मुसलमानों की राजनीति बंद है। संजय राउत की इस तीखी प्रतिक्रिया पर उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने किनारा करते हुए कहा कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा संगठन है, उसके मंच पर कोई भी जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब अगर आप पूछेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 दिवसीय कार्यक्रम में सलमान खान पहुंच गए, तो इसमें किसी को हैरान होने की क्या जरूरत है। सलमान खान धर्म से भले मुस्लिम हैं, लेकिन वो देश के एक लोकप्रिय हीरो हैं और वो कहीं भी जाएं, कहीं भी आएं, बहुत सारे उत्सव में, बहुत सारे कार्यक्रमों में दिखते हैं। तो हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, तो हो सकता है उन्होंने उनको न्योता दिया, उन्होंने स्वीकारा और पहुंच गए हो। इधर इस मुद्दे पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरएसएस कार्यक्रम में कोई भी जा सकता है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। सलमान खान के इस कदम का स्वागत होना चाहिए। आरएसएस का प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मुसलमान नहीं जा सकता। जिसको भी बुलाया जाए वो जा सकता है किसी भी प्रोग्राम में और कोई बाध्यता नहीं है उसमें। सलीम खान हुए, सलमान खान हुए, ये लोग मशहूर शख्सियतें हैं भारत की। और डॉक्टर मोहन भागवत जी आरएसएस के चीफ हैं, वो भी बड़ी एक अजीम शख्सियत हैं भारत के लिए और एक भारत के सबसे बड़े संगठन के वो मुखिया हैं। राज्य सरकारों के वहीं सलमान खान और आज के युवाओं के फैशन सेंस पर मोहन भागवत ने चुटकी ली। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि समाज फैशन से चलता है। सिनेमा में सलमान खान क्या पहनते हैं, कॉलेज के विद्यार्थी वैसा ही पहनते हैं। सलमान के फैशन को क्यों फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे उनके पास कोई तर्क नहीं होता। तो समाज फैशन से चलता है। सिनेमा में सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए। और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात, सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। संघ प्रमुख के इस उदाहरण को सुनकर सभागार में मौजूद हर कोई मुस्कुरा उठा। साथ ही इस दौरान मेहमानों की कतार में बैठे सलमान भी मुस्कुरा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आज समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।
मोहन भागवत ने कहा कि समान नागरिक संहिता को सभी वर्गों को साथ लेकर और आपसी सहमति से बनाया जाना चाहिए और साफ कहा कि यूसीसी के नाम पर समाज में किसी भी तरह का विभाजन नहीं होना चाहिए। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने से पहले करीब 3 लाख सुझाव लिए गए और सभी हितधारकों से चर्चा के बाद ही कानून बनाया गया और यही तरीका पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो अच्छा है। अपना देश वास्तव में एकतंत्रवादी नहीं है, तो हमारा विविधता को कोई विरोध नहीं है। एकता और मजबूत होती है, एकता को कोई खतरा होने की संभावना कम हो जाती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश को एकात्म बनाने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है और इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तब आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए। उत्तराखंड ने लाते समय क्या किया उन्होंने, पहले एक बिल बना के जनता में डाल दिया कि ऐसा हम लाने वाले, आपके सुझाव लाओ। 3 लाख सुझाव आए, सबके साथ बात की उन्होंने और इतना व्यापक संवाद होने के बाद फिर उन्होंने बिल लाया। ऐसी प्रक्रिया के साथ अगर कोई सिविल कोड आता है तो अच्छा है। ऐसा कोई एक कोड बन सकता है, स्वीकार होता है, क्योंकि लागू होने के बाद पालन करने की समस्या है। तो लोगों की मानसिकता पहले बनाएं, उनको विश्वास में ले, उनके साथ ऐसा व्यापक संवाद कर एक कोड लाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि आरएसएस को लेकर विपक्ष हमेशा से विवाद खड़ा करने की कोशिश में रहता है, लेकिन मोहन भागवत ने अपने बयानों से उन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की जिससे आरएसएस से जुड़े विवादों का समाधान है। लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा। लेकिन स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। हम कहते हैं कि भारत में हिंदू ही है और कोई है नहीं। हिंदू है यानी क्या है? हिंदू कहने से हम उसको रिलीजन न माने, पूजा पाती कर्मकांड न माने। हिंदू एक विशिष्ट समुदाय का नाम नहीं है। हिंदू ये नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है। हिंदू एडजेक्टिव है, विशेषण है। संघ किसी के विरोध में नहीं चला है। हमारा काम सर्वेशाम अविरोधेन, बिना किसी का विरोध किए करने का काम है, चलने वाला काम है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो नोएडा से यूपी के अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इस ऐलान के बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई अखिलेश नोएडा आएंगे, क्योंकि यूपी की सियासत में नोएडा को अशुभ माना जाता रहा है। लेकिन अब उसी नोएडा से अखिलेश 2027 की लड़ाई के लिए एक शुभ शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर इसके मायने क्या हैं? कैसे अखिलेश के लिए अशुभ माना गया नोएडा शुभ साबित करने की कोशिश शुरू हो गई है? देखिए ये रिपोर्ट। अशुभ अशुभ अशुभ, ये नोएडा बड़ा अशुभ है। यूपी की सियासत में उत्तर प्रदेश का सबसे कमाऊ शहर होने के बावजूद नोएडा अशुभ माना गया। माना गया कि नोएडा जाने वाले या तो सत्ता में आते ही नहीं हैं या फिर सत्ता से बेदखल हो जाते हैं। लेकिन यूपी की मौजूदा सियासत ने नोएडा को इतराने का नया मौका दे दिया है, क्योंकि वक्त बदला है तो मिजाज भी बदला है और प्लान भी बदला है। और उसी प्लान और सोच का नतीजा ये है कि 28 और 29 मार्च को नोएडा के दादरी से अखिलेश यादव 2027 की सियासी रणभेरी बजाने के लिए तैयार हो गए। 28 मार्च को रामनवमी के दिन अखिलेश नोएडा के दादरी से समाजवादी समानता भाईचारा रैली और पीडीए भागीदारी यात्रा की शुरुआत करेंगे। यहीं से चुनावी मुहिम शहर शहर और गांव गांव तक जाएगी। सवाल उठता है कि आखिर अशुभ शुभ स्थल में कैसे बदल गया, तो इसे ध्यान से समझिए। 2012 से 2017 के बीच अखिलेश कभी नोएडा नहीं आए। 2017 और 2022 में भी
नोएडा नहीं पहुंचे, लेकिन सत्ता उसके बावजूद नहीं मिली। जबकि 2012 में इसी नोएडा से उन्होंने साइकिल यात्रा शुरू की थी, जिसने उनको सत्ता पर काबिज कराया। माना जा रहा है कि पार्टी अभी उसी 2012 के प्लान को दोबारा शुभ बनाना चाहती है और इसीलिए नोएडा से ये शुरुआत हो रही है। अब इसके पीछे की दूसरी बड़ी वजह भी समझिए। नोएडा पश्चिमी यूपी का केंद्र बिंदु है, जहां बीजेपी का वर्चस्व है। नए सिरे से गुर्जर, मुस्लिम और दलितों के गठजोड़ पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में पार्टी बीजेपी और उसकी साथी पार्टियों के गढ़ में अपनी जगह मजबूत करके जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहती है। हालांकि बीजेपी रामनवमी वाले दिन अखिलेश के चुनावी अभियान को लेकर उन्हें घेर रही है। अखिलेश यादव जी अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत के लिए भी दिन चुना है रामनवमी का। प्रभु राम में उनका विश्वास नहीं है, रामलला का दर्शन करने नहीं गए, लेकिन दिन रामनवमी का चुन करके किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और शुरुआत भी नोएडा से कर रहे हैं, उसी नोएडा से जिस नोएडा को लेकर के उनके मन में यह अंधविश्वास था कि अगर नोएडा में रह जाएंगे तो नोएडा में रुकने से सत्ता चली जाती है। तो इस बार सत्ता पाने के लिए यह अंधविश्वास से समझौता कर बैठे हैं, रामलला का टोटका इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरकार ये जाति जाति खेलने वाले ये धर्म पर भी अब नए तरह का तुष्टीकरण करने लगे हैं। नोएडा से चुनावी शुरुआत के ऐलान के बीच अखिलेश यादव ने दिखा दिया है कि कैसे आने वाले चुनावी कैंपेन में SIR में गड़बड़ी के आरोपों को वो बड़ा हथियार बना सकते हैं। SIR के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। SIR की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं SIR को लेकर के। वहां की सरकार लगातार, वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है। दोनों तरफ से अपने अपने चुनावी हथियारों का विरोधियों पर प्रहार शुरू हो गया है। इन सब के बीच नोएडा खुद पर इतरा रहा होगा कि चलो देर से ही सही, उसके ऊपर लगा अशुभ का टैग तो हटा। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में एक गाड़ी में 3 लाशें मिली हैं। पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में ये शव मिले हैं। टवेरा कार में मिले 3 लोगों के शव, जिसमें एक महिला और 2 पुरुषों के शव मिले हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची हुई है, जांच में जुटी हुई है, फोरेंसिक टीम भी। ये पीरागढ़ी फ्लाईओवर का पर हादसा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर राणा। मेरी मौजूदगी इस वक्त है राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के ऊपर और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम पुलिस की जो गाड़ियां हैं, वो पुलिस के आलाधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आपसे कुछ देर पहले एक कार के अंदर एक महिला समेत 3 लोगों के शव पुलिस को मिले हैं। आपको बता दें कि लगभग 3 बजे के आसपास जो है पुलिस को सूचना मिलती है कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के अंदर 3 लोगों की जीप मुंह से बाहर निकली हुई है। जिसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, उसके बाद जब तमाम जांच की जाती है तो पता लगता है कि तीनों की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और तीनों शवों को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया। मैं आपको फिर एक बार दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये पीरागढ़ी फ्लाईओवर है जो कि मधुबन चौक से पीरागढ़ी चौक की तरफ जो ये जाता है। बिल्कुल यहाँ से अगर पीरागढ़ी हम चौक की बात करें तो महज कुछ मीटर की दूरी पर जो है पीरागढ़ी चौक है। और यहाँ पर जो पुलिस के आलाधिकारी है, कई थानों के SHO समेत जो है यहाँ पर ACP जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो पुलिस है वो अपनी जांच कर रही है। हालांकि अभी तक तीनों शवों की अगर बात करें तो उसमें से एक व्यक्ति की पहचान हो पाई है, जबकि एक महिला और पुरुष की जो पहचान है वो नहीं हो सकी है। लेकिन फिर भी पुलिस लगातार जो है आगे की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि तीनों की आखिर मौत कैसे हुई है। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार जो है लूट जैसी कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया गया, क्योंकि जो तमाम सामान है, जो ऑर्नामेंट्स है, चाहे वो पैसे हो, मोबाइल फोन हो, वो तीनों के पास ही मौजूद थे। जबकि बताया जा रहा है कि ड्राइवर सीट पर 60 वर्षीय रणधीर नाम के जो व्यक्ति है वो चला रहे थे, क्योंकि उनकी पहचान हो चुकी है। जबकि जो है पीछे की सीट पर एक पुरुष और एक महिला जिनकी तकरीबन 40 साल उम्र है वो यहाँ पर बैठे हुए थे। फिलहाल जो है पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और आगे की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। प्रभाकर राणा, NDTV इंडिया, दिल्ली। पीरागढ़ी फ्लाईओवर का ये हादसा है। इस वक्त पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं ब्रेक के बाद और बात होगी असम के राजनीति की।
अब आपको जानकारी देते हैं असम की राजनीति की, जहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के ऊपर हमलावर हैं। लेकिन गौरव गोगोई ये कह रहे हैं कि इस तरह के बयान देकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद को ही शर्मसार किया है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम से जुड़े कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर संगीन आरोप लगाए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाए हैं जिसके मुताबिक गौरव गोगोई पाकिस्तान की यात्रा के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म से आखिर क्यों गायब हो रहे थे। और उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि उनकी पत्नी भारत में रहने के बावजूद पाकिस्तान से सैलरी लेती थी। हिमंता ने पूरे मसले की जांच की मांग की है। हिमंता के ताजा बयानों ने दिल्ली तक की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। हिमंता ने ऐसे आरोप लगाए हैं जिनसे असम से लेकर दिल्ली तक घमासान छिड़ गया है। आरोपों के समर्थन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ सबूत भी दिए। कहा, एसआईटी के पास सबूत हैं। अली तोकीर शेख 13 टाइम्स भारत आए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पाकिस्तान से भारत में रुपया आया गौरव गोगोई का पत्नी का सैलरी के लिए। गौरव गोगोई को 10 दिन वो पाकिस्तान जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनको लेके जाते हैं, लेकिन भारत का आईबी उनको कोई क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा, गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के करीब 15 साल पुराने मामले को नए सिरे से उधेड़ रहे हैं, जिसके मुताबिक 2011-12 में एलिजाबेथ रहती हिंदुस्तान में थी, लेकिन उनको सैलरी पाकिस्तान से मिलती थी। उसी के बाद 2013 में गौरव गोगोई की 10 दिनों की पाकिस्तानी यात्रा भी उनके निशाने पर है। हालांकि गौरव गोगोई इसे बकवास और बेबुनियाद बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सबसे झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री पीपल ऑफ असम वेरी वेल नो, एंड पीपल ऑफ असम विल डिसाइड कंसाइसिवली एंड डिसाइसिवली in the upcoming assembly election. He knows which is lies, lies and more lies, complete bogus. I think he made he embarrassed himself. He made a mockery of the chair of the Assam chief minister in front of the entire national media. इन सब के बीच हिमंता बिस्वा शर्मा का मुस्लिमों को लेकर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। उन वायरल वीडियो के बीच उन्होंने मियां मुस्लिमों पर फिर एक नया बयान दे डाला। मियां मुसलमान कौन है? जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में मियां मुसलमान बोला जाता है। और मियां मुसलमान का खिलाफ बोलना मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कोई वीडियो नहीं देखा हूं, लेकिन मैं मियां मुसलमान का खिलाफ बोलते रहता हूं एंड आई डू इट रेगुलरली। मैं 5 साल में शायद एक दिन भी नहीं गया जो दिन में नहीं बोला, और मैं बोलते ही रहूंगा। किस लिए? नहीं तो असम वो लोग खा जाएगा। हिमंता ने चुनाव से ठीक पहले अपनी मनपसंद पिच पर बैटिंग शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जवाबी बॉलिंग कितनी असरदार होगी। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील हुई है, अमेरिका किस तरह से इस समझौते के लिए सहमत हुआ? ये दोनों देशों में ये डील कैसे हुई? इस महाडील से भारत के व्यापारियों को कैसा फायदा होगा? किसानों के लिए मोदी सरकार ने क्या सुरक्षित किया है? इन सभी मुद्दों पर एनडीटीवी प्रॉफिट के कॉन्क्लेव में बातचीत हुई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा है, सुनिए। The United States and the president in DC were creating by saying the kind of things they were. It surely was a very stressful period for you. Not at all. I don't think with Prime Minister Narendra Modi ji holding our back, any of us has to worry. He ensures that the national interest prevails over everything else. He gives us the confidence to be able to negotiate from a position of strength. And he always encourages us, nation first, भारत के हितों की रक्षा करना हमारी जवाबदारी है. And I'm delighted that all through the negotiations, we had Prime Minister Modi's guidance, his leadership, and I don't think we ever felt stressed at all. भारत और अमेरिका के बीच हुई इस ऐतिहासिक ट्रेड डील पर एनडीटीवी ने अमूल के एमडी जयंत मेहता से बातचीत की है। इस डील को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात कही है और साफ कहा है कि इस डील से देश के किसानों और खास तौर से डेयरी सेक्टर से जुड़े कामगारों को लाभ होगा।
भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसानों के बीच कई सवाल हैं, खास तौर पर कृषि और पशुपालन सेक्टर पर इसे लेकर इसके असर को लेकर खूब चर्चा है। लेकिन अमूल का कहना है कि ये समझौता भारतीय किसानों और डेयरी सेक्टर के हित में है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमूल के एमडी जयंत मेहता जी। जयंत जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को आप कृषि क्षेत्र के नजरिए से कैसे देखते हैं? ये एक बड़ा ऐतिहासिक डील है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को नॉट जस्ट पूरा भारत पर पूरा विश्व भी बड़ी देख रहा था कि इसमें किस तरह से निगोशिएशंस हो रहे हैं। पर हमें खुशी है कि भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर को दोनों को इससे बाहर रखवाया है। तो ये हम सब डेयरी से जुड़े 36 लाख किसान परिवार जो अमूल के मालिक हैं और साथ में देश भर में दूध उत्पादन से जुड़े 8 से 10 करोड़ परिवारों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, एक खुशी का अवसर है। और साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रोटेक्ट करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का निश्चय था, जो निर्णय था, उन्होंने इस ट्रेड डील में भी करके दिखाया है। ये इसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सर, अगर और विस्तार से इसे समझें तो इस डील से भारत को खासतौर पर पोल्ट्री, कैटल और एक्वा सेक्टर में कई फायदे बताए जा रहे हैं। भारत को इन क्षेत्रों में किस तरह से लाभ होता आप देख रहे हैं? देखिए, डेयरी में दो पहलू हैं। एक, उनको अपना जो कम ड्यूटी पे मार्केट एक्सेस चाहिए था, उसको एफिशिएंटली ब्लॉक कर दिया गया है। दूसरा, हमारे डेयरी उत्पादनों को मार्केट एक्सेस चाहिए, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मार्केट एक्सेस चाहिए। तो उसमें जो 50% टैरिफ लगी थी वो एक बाधा थी, तो वो कम होकर 18 हो गई। तो ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस उस कंट्री में बढ़ी और उसके लिए भविष्य के लिए भी हमें अच्छे मार्केट एक्सेस की एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो दोनों तरफ से देखें तो इंडिया का इंटरेस्ट डिफेंसिव था क्योंकि लाइवलीहुड इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये लाइवलीहुड को सपोर्ट करना, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निश्चय था, उन्होंने लाल किले से भी 15 अगस्त को अनाउंस किया था कि वो किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे देश के किसानों का हित, हमारे दूध उत्पादकों का हित, वो उन्होंने करके दिखाया। और जब मार्केट एक्सेस की बात होती है और दूध की मैं बात कर सकता हूं, तो अगर विश्व का एक चौथाई हिस्सा दूध, माने 25% दूध भारत में आज उत्पादन हो रहा है, अगले 10 साल में 1/3 होगा, तो इंडिया को डेयरी टू द वर्ल्ड बनने की जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसको हम अचीव करें, उसके लिए मार्केट एक्सेस भी उतना ही जरूरी था। तो वो दोनों तरफ से आप देखो तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डील निगोशिएट हुआ है। हिस्टोरिक इसीलिए है कि वर्ल्ड में किसी और देश ने यूएस के साथ इस तरह का बढ़िया डील निगोशिएट अभी तक नहीं किया है। तो इतनी टेंस सिचुएशंस आप पिछले निगोशिएशंस के देखते हैं, कई महीनों से ये बातें चल रही थी। इनफैक्ट डेयरी का उनका एक्सेस तो रिक्वेस्ट तो सालों से पुराना है, फिर भी हमारी सरकार ने बढ़िया तरीके से इसको निगोशिएट करके डेयरी और कृषि को बाहर रख के ये साइन करना इटसेल्फ इज अ वेरी ग्रेट हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। और सर, इसके और फायदों पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे और इसमें अमेरिका का क्या स्टैंड रहा, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट रहा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन डिस्टिलर्स ग्रेन्स विद सॉल्युबल्स यानी डीडीजीएस और रेड सोर्गम से भारत के लाइव स्टॉक सेक्टर को क्या फायदा आपको लगता है मिलेगा? डीडीजीएस जो है हाई एनर्जी मटेरियल है, पर कैटल फीड की बात करें तो उसमें 3 से 4% से ज्यादा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो नेगेटिव पार्ट है, जो फैट का उसका इश्यू होता है प्रोडक्शन में मिल्क के, उसकी वजह से साइंटिफिकली आप 3-4% से ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, भारत के लिए नया इंग्रेडिएंट नहीं है क्योंकि भारत में भी मेज से इथेनॉल बन रहा है, इंडिया 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है, तो डीडीजीएस की तो अवेलेबिलिटी इंडिया में भी है पहले से।